अस्सलाम वालेकुम जी। सी पार्ट स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, IS 38 आपकी किताबों का पेज नंबर 201, इस पे ज़रा स्कोप पैरा देख लें। कहता है IS 38 अप्लाइज टू ऑल इंटेंजिबल्स एक्सेप्ट दोज आर that are within scope of another standard. For example, IS 38 does not apply to intangible assets held by an entity for sale in ordinary course. कहता है अगर आप इंटेंजिबल्स सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर बना के बेचते हैं तो फिर IS 38 नहीं लगेगा, उस पर IS 2 लगेगा। डेफर टैक्स एसेट IS 12 लगेगा। लीज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, अगर आप लीज पर देते हो अपने इंटेंजिबल्स को तो IFRS 16 लगेगा। फाइनेंशियल एसेट्स हैं उन पे भी IS 38 नहीं लगेगा। यानी कि मतलब फाइनेंशियल एसेट्स, अब ये जो हम इंटेंजिबल एक्वायर कर लेते थे बिजनेस कम्बिनेशन के अंदर, उसके ऊपर IS 38 लगता था। IS 38 तो कहता था इंटरनली जनरेटेड को रिकॉर्ड ही ना करो, लेकिन कंसोलिडेशन करते हुए हम उसको रिकॉर्ड कर रहे होते थे, गुडविल भी आ रही होती थी। तो ये वही सारी बातें कह रहे हैं, ठीक है। गुडविल एक्वायर्ड इन, ये अलग से है, गुडविल एक्वायर्ड ये वो अलग फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। गुडविल एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, इनके ऊपर IS 38 अप्लाई नहीं होता। सिर्फ इसने ये लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, मैंने कहा ज़रा पढ़ा दूँ एक बार कि इनमें कहीं पे भी IS 38 के रूल्स अप्लाई नहीं होने वाले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक छोटी सी बात और है लिखी हुई, जहाँ पे भी है आप उसको छोड़ें। आपको पता है कि रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट की एंट्री होती है? बोलो बोलो। ये एंट्री होती है जब आप इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र करते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स में, ऐसे ही है? ज़रूरी नहीं। यानी कि ये ट्रांसफ़र की एंट्री है। ये क्या है बोलो, ये क्या है? हारी सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स जो है, ये ट्रांसफ़र की जो एंट्री है, ये दो मौक़ों पर हो सकती है। अगर सवाल कह दे, जैसे ऑप्शन है, स्टैंडर्ड नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इसको स्लोली जैसे जैसे एसेट जाए वैसे वैसे सरप्लस को ट्रांसफ़र करो, या ऑप्शन देता है स्टैंडर्ड कि चाहो तो आप सरप्लस को अपने किताबों में शो करते रहो, उसको बिल्कुल भी ट्रांसफ़र ना करो, एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल एक ही बार ट्रांसफ़र कर देना। तो ये एक बात थी जो जहन के अंदर नहीं भी हो सकती, तो इसलिए ये बात भी कर रहा हूँ। तो स्लोली विद डेप्रिसिएशन ये हो सकता है, और दूसरा एक ही बार एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, ठीक है जी। अगली बात है, ठीक है जी, नेक्स्ट है अच्छा जी, एक बात बताएं, बल्कि वहीं पे ही चलें। MCQ नंबर 12 ज़रा ओपन कर लें। जी जी, मैंने भी देखा दो ना, बिल्कुल जी। अच्छा, एक बात तो बताएं, वर्किंग वन करते थे हम जी, एडजस्टमेंट अकाउंट, बोलो। इसके अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आती थी, फिर शेयर कैपिटल वगैरह, रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर टोटल आ जाता था, ठीक है, और फिर हाँ NCI भी आ गया और गुडविल आ जाती थी, ठीक है। मेरा एक सवाल है, अगर किसी इंटेंजिबल की, यहाँ पे रीवैल्यू सरप्लस आता था ना, अगर किसी इंटेंजिबल की फेयर वैल्यू नहीं अवेलेबल, तो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा, बोलो, नहीं होगा ना। उसका असर क्या पड़ेगा? वो अल्टीमेटली
इधर नहीं आएगा तो इधर आ जाएगा, गुडविल के अंदर समड अप हो जाएगा। ठीक है तो इंटेंजिबल बनेगा तो इंटेंजिबल ही, लेकिन वो गुडविल वाला इंटेंजिबल बन जाएगा। जरा सवाल पढ़ो अब। अगर किसी, यहाँ पे मैं क्या लिखवा रहा हूँ, ये मैंने इसलिए समझाया आपको, ए फेयर वैल्यू ऑफ एन इंटेंजिबल, देखो जरा इधर, पहले इधर, ए फेयर वैल्यू ऑफ एन इंटेंजिबल इज नॉट डिटर्मिनेबल not reliably measurable, cannot be measured reliably, और क्या करें, अब जुमले बदली जा रहे हैं। measured reliably, then it will be summed up, शामिल हो जाएगा, it will be summed up, included in goodwill। ठीक है, अच्छा पढ़ते हैं जरा। होम लिमिटेड हैज एक्वायर्ड अ सब्सिडरी स्टेयर्स लिमिटेड इन द करंट ईयर। एसएल हैज ब्रांड, सब्सिडरी के पास एक ब्रांड है, विच हैज बीन रिलायबली वैल्यूड बाय एचएल एट 500 एंड अ कस्टमर लिस्ट विच एचएल हैज बीन अनेबल टू रीवैल्यू। तो उन्होंने कस्टमर, इसको ब्रांड को तो सही उन्होंने मैयर कर लिया है, लेकिन कस्टमर लिस्ट को मैयर करने से कासिर है पेरेंट। ठीक है, रिलायबली। अब विच ऑफ दीज डिस्क्राइब हाउ एचएल शुड ट्रीट दीज इंटेंजिबल एसेट्स in their consolidated SL in their consolidated financial statements? They should be included in goodwill. The brand should be capitalized as separate, whereas customer list should be included in goodwill. Both brand and customer list should be capitalized as separate. नहीं, customer list should be capitalized, नहीं यार, B is the correct option। ठीक है जी। उसके बाद IS 38 की ये छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, फिर उसका हैंड आउट जो है वो मैं अपडेट करके ना, इसका जो काम हमने किए हैं वो अल्लाह करे मुझे याद भी रह जाए। ऐसे ऐसे लिखे हुए तो थे, लेकिन कुछ प्लस माइनस होता रहता है ना। ठीक है, तो ग्रुप में नहीं हूँ ऐड, तो भेजने वाले तो ऐड है ना, भेज दूंगा वहाँ से आज। अच्छा, मुझे याद करवाने, TS को याद करवा देना। ठीक है, अच्छा जी, होपफुली कर दूंगा एक आध दिन के अंदर। अच्छा, एक और बात IS 38 से, यही बातें सिर्फ बोल, मैं तो ये चाहूँगा कि आप लोग दोबारा हैंड आउट को देखें ही ना, जो काम करवाया बस उसको तो आपने देख ही लिया। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो सवाल बस निशान लगा लो, जैसे हमने 2 सवाल किए हैं, मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं वो थोड़ा सा। ठीक है ना, तो अच्छा एक और बात IS 38 के कॉन्टेक्स्ट में ही है कि अगर डेवलपमेंट फेज के अंदर कोई एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आ जाएं और क्वेश्चन जो है वो एक्सप्रेसली कह दे कि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हैं, तो क्या करोगे? डेवलपमेंट कौन सी? डेवलपमेंट अच्छी वाली ही कर लो ना, अज्यूम करें, खामोश है तो डेवलपमेंट तो अच्छी होती है भाई। याद है आपको, मैंने आपको कहा था जैसे PPE बनते हुए कॉस्ट जो होती हैं एडमिन कॉस्ट को इग्नोर करते हैं, ऐसे इंटेंजिबल बन रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को तो इग्नोर ही करते हैं ना। ठीक है, एसिडी कॉस्ट में तो ऐड नहीं ना होती, लेकिन अगर सवाल यूँ कह दे कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है तो फिर ऐड करना पड़ेगा ना। मिसाल के तौर पे बचपन में आप एक बात पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, मैनेजर ने उसकी इंस्टॉलेशन को सिर्फ सुपरवाइज किया, उसको हमने एडिशनल पैसे नहीं दिए, बल्कि वो अपनी उसी पर मंथ सैलरी पे था, तो हमने कहा था कोई बात नहीं इसको इग्नोर करें। लेकिन अगर उसको हमने इंक्रीमेंटल कोई पैसे दे दिए तो वो ऐड करने होते हैं। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन को लिख दे एडमिन एक्सपेंसेस, लेकिन ब्रैकेट में लिख दे आगे एक्सप्रेस लिख के डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हैं, तो उन्हें क्या करना, ऐड करना। ठीक है, चलें जी, अब फिर आ जाएं अपने सवाल की तरफ। कौन सा है सवाल तुम्हारा? कौन सा सफ़े है बताओ ना, बताते नहीं हो अब। सवाल नंबर कौन सा है?
10 था ना, तो उसका सोल्यूशन यहाँ से खोल के जाते हैं ना, क्योंकि और फाइल फिर खोल लेंगे तो काम हो जाएगा, बार बार नहीं ना आना पड़ेगा। जी इंटांगिबल्स का है सवाल नंबर कौन सा है? सवाल नंबर 10 250 दूर है, बहुत दूर है। हाँ जी, क्यों नहीं आपने किया अभी तक भाई? स्पेसिफिकली मसला किस चीज़ में पहले तो ये बताओ, वैसे मैं डिस्कस तो कर देता हूँ क्विकली। बोरोइंग कॉस्ट, और ये नीचे चेंज इन एस्टिमेट और इकोनॉमिक लाइफ। चलो फिर इसका मतलब है डिस्कस करना है। काबिल लिमिटेड इज इन प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 19। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू क्यूएल्स इंटेंजिबल्स। 31 दिसंबर 18 पे प्रोडक्ट डिज़ाइन और ईआरपी है, ठीक है। 31 दिसंबर 19 का नोट बनाना है, तो ये ओपनिंग बैलेंसेस पड़े हैं, ठीक है। प्रोडक्ट डिज़ाइन का ओपनिंग 750, 200 और इनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये मैं देख लूँ ज़रा सोल्यूशन में जाकर, ठीक है। 750 और जो देखते जाएं, 750, 200, 75 और 80 को मसला। नेक्स्ट इनकी लाइफ गिवन, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट इनकर्ड ऑन प्रोडक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन वॉज कैपिटलाइज इन 2018, यानी कि पिछले साल में ही, हमारे पिछले साल में ही ये प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है कैपिटलाइज हुआ है, ठीक है। द कंपटीशन फॉर प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, लेकिन हमारे साथ साथ और लोगों ने भी ये काम शुरू कर दिया है। QL हैज़ एस्टिमेटेड फॉलोइंग नेट कैश इनफ्लोज फ्रॉम द, ये नेट कैश इनफ्लोज हैं, लेकिन ये अब 18 में हुआ था, हम 19 में खड़े हैं, और वो 19 में खड़े होकर कह रहा है कंपटीशन बढ़ गया है। तो 19 में खड़े होकर फ्यूचर के कैश फ्लोज देगा ना, तो वो 31 दिसंबर 19 में खड़े होकर करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे हम। लेकिन बात देखने वाली क्या है, 20, 21, 22, 23, 24, 25 में कुछ नहीं। सबको तो इंडिविजुअली लेकर आएंगे ही, लेकिन एक और मुसीबत भी है ना। मुसीबत ये है कि हमने यूजफुल लाइफ एस्टीमेट की थी 18 में 10 साल, 18 तो गुजर गया, 19 के अंदर, 19 के एंड पे आके वो कह रहा है, 19 के एंड पे, उसूली तौर पे 19 के एंड पे 1 साल गुजरा हुआ था, तो 9 साल बाकी थे। वो कह रहा है 1, 2, 3, 4, 5 साल बाकी। अब चेंज इन एस्टीमेट है तो उसका उसूल क्या सीखा हुआ है, साल के पहले दिन पे लेके जाना है। और ये जो मुसीबत मारी लाइफ होती है ना, ये लाइफ को जब आपने साल के शुरू में लेके जाना है, और अगर उसने यूं बोल दिया है 31 दिसंबर 19 पे खड़े होकर, मतलब 31 है ना, 20, 21, 22, 23, 24, 5 साल हैं जी। और दूसरी बात ये भी है कि ये 31 दिसंबर 19 पे तो आप कह सकते हैं 5 साल रिमेनिंग है, यकम जनवरी 19 पे 5 नहीं कह सकते, वहाँ पे +1 6 करना पड़ेगा। पुरानी बात है, शुरू में ये किया था हमने वैसे इस तरह का कॉन्सेप्ट। बहरहाल कोई मसला नहीं, खैर है, मेरी बात समझिए। 10 साल रिमेनिंग, यूजफुल लाइफ 10 साल है। किस दिन? वो कह रहा है जी ड्यूरिंग 18 इसको कैपिटलाइज किया था, तो 18 में इसकी लाइफ 10 साल थी, 18 गुजर गया, अब 17 है, लाइफ बनती कितनी है? 9 साल, ठीक है। लेकिन यहाँ नज़र क्या आ रहा है, ये देखो 19 तो गुजार के कह रहे हैं ना, 20, 21, 19 में तो हमारे पास मौजूद ही है, 20, 21, 22, 23, 24, ये 5 साल रिमेनिंग लाइफ किस दिन है? 31 दिसंबर 19 पे। तो मैंने जब इसको साल के स्टार्ट में लेकर आना है, तो क्या मैं इसको 31 दिसंबर 19 वाला 5 ही रखूंगा या जमा 1 6 करूंगा? 6 करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक तो डेप्रिसिएशन मुझे चाहिए 31 दिसंबर 19 तक लाने के लिए, तो 31 दिसंबर 19 तक लाने के लिए मैंने डेप्रिसिएशन करनी है, तो मैं कहूँगा जी 750 माइनस 75, ये तो हो चुका था ना, कितना बच गया? जो भी बचा उसको डिवाइड करना है 6 से। ये 6 साल कैसे निकले हैं बच्चों? 6 साल कैसे निकले हैं? 31 दिसंबर 19 पर रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 5 साल, ठीक है जी। इसमें मैंने प्लस किया 1 ईयर। मैं इसको किस दिन पे लेके गया हूँ? 31 दिसंबर 19 से उठाकर इसको लेके आऊँ यकम जनवरी 19 पर, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ा? प्लस 1 ईयर करना पड़ा, ठीक है ना। तो मेरी रिमेनिंग लाइफ फिर कितनी बन गई? ठीक है, तो ये मैंने यूज़ किया, ठीक है। अब कितनी डेप्शन आ गई? भी देना शुरू कर, दे दें भाई, दे दें जी। 113 की डेप्रिसिएशन आ गई, 112.5 भाई कह रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, इससे पहले क्या चल रहा था, बुक वैल्यू ही बता दो मुझे। 750 माइनस 75 कितना बनता है? 675 ये 675 है, इसमें से ये माइनस हुआ, बुक वैल्यू अब कितनी रह गई? 562.5। अब इसको कंपेयर करना है हमने रिकवरेबल अमाउंट से, ठीक है। ये 6 की समझ आ गई है तो और मसला कोई नहीं था इसमें, ये 6 की समझ आई है। ये लाइफ बड़ी मुसीबत मारी चीज़ है। लाइफ अगर 31 दिसंबर पे खड़े होकर कह दे 5 है, उसको साल के शुरू में जब लाना है तो उसको 6 करना पड़ेगा, मजबूरी है, ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब इसको बुक वैल्यू को कंपेयर करना होता है रिकवरेबल अमाउंट से। मैं यहीं पे कर देता हूँ, बाकी फिर आप देख लेना। रिकवरेबल अमाउंट, एक लाइन खाली छोड़कर, रिकवरेबल अमाउंट वो रिवाइज्ड बुक वैल्यू होगी तब जब वो बुक वैल्यू से कम हो गई हो और इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा हो, ठीक है। अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्टल वगैरह तो है कोई नहीं, तो रिवाइज बुक वैल्यू वैल्यू इन यूज ही होनी थी। तो जल्दी से बताओ, जल्दी से 190 इंटू प्री टैक्स है 12% और पोस्ट टैक्स है 10%, कौन सा लेंगे? हाँ, 10 नहीं लेना, 10 है पोस्ट टैक्स। हमारे हाथ में टैक्स वाले हमारे हाथ में तो नहीं होते, तो हम टैक्स के इम्पैक्ट के बगैर वाला रेट लेंगे, ठीक है। ओके, डन। तो 12% जी, 1.12 रेज़ टू पावर -1, 514 आया। चलो, जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह, जीते रहो। 514 इसलिए यहाँ पर लिख दिया क्योंकि ये कम है इससे। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे वैल्यू इन यूज़ आती 600 तो 562 ही लिखते और कहते कोई इम्पेयरमेंट नहीं है, ठीक है। बट देयर इज एन इम्पेयरमेंट लॉस। जी कितना? 48.5। अब ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, ये फिगर्स नज़र भी आ रही हैं हमें या नहीं आ रही सोल्यूशन के अंदर जाके। देखें जी, 112.5 की डेप्रिसिएशन आ रही है, ये देख लो भाई महमूद, देख लो 112.5 100, मैंने बस कैलकुलेशन ऐसे कर दी, आप मर्जी से करें जैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद ये देखो 48.5, 48.5 इम्पेयरमेंट भी आ गई, ठीक है। और बुक वैल्यू 514 है, हमारी भी 514, कहानी खत्म। इतनी ज्यादा चाय। चस नहीं आई, लग सकता है इन्हें को थोड़ी सी और काट दें, थोड़ी सी और पत्ती भी डाल दें बेशक। बस कर जा। अच्छा जी, यहाँ तक को मसला, आगे बढ़ सकता हूँ, इजाज़त है। उसके बाद क्या है जी, ERP सॉफ्टवेयर पड़ा है, ओके। कॉस्ट 200, एक्यूमुलेशन 80, लाइफ है 8 साल। अच्छा, वैसे 200/8 करो वैसे, बाय द वे कितना आता है? 25 है, तो इसका मतलब 3 साल से कुछ ऊपर चल गया, 3 साल से कुछ ऊपर चल गया होगा। खैर हमें इससे क्या, वो कहता है ऑन 1 जनवरी 19 इस साल के पहले दिन QL entered into an agreement to replace existing software with a new ERP software at a cost of 360 अकॉर्डिंग टू। अच्छा, ये इस तरह की एडजस्टमेंट एक और सवाल में की हुई है। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, और वो भी इंटेंजिबल वाला ही था। 40% पेमेंट वॉज मेड ऑन साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाइल रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड ऑन 31 मई 19। द एंटायर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वॉज फाइनेंस थ्रू रनिंग फाइनेंस होनहार बैंक का अप टू एट अ मार्कअप ऑफ 15% पर एनम, ठीक है। सॉफ्टवेयर बिकेम ऑपरेशनल ऑन, यानी 1 नवंबर तक तो वही नहीं, वो तो देखेंगे। एक अगली मुसीबत भी है ना, पिछला ERP कह रहा है एक्सपेक्ट्स टू यूज इट फॉर 9 ईयर्स, कहता है एग्जिस्टिंग ERP भी अभी हम चलाएंगे अगले साल 31 दिसंबर तक। ये ध्यान रखना। होता भी ऐसे ही है ना, अक्सर ऐसे ही होता है। जब आप नया ERP लगा रहे हो, पुराने सिस्टम को उठा के फेंक नहीं देते, अगला गड़बड़ कर जाए, कोई बैकअप ही ना हो, तो वो 2020 तक साथ चलाएंगे अभी इसको, ठीक है। अब एक तो एडिशन की बात कर लें, ओपनिंग वाला तो आ गया ना 200, ठीक है। मैं बात करता हूं जी ओपनिंग की, बल्कि पहले बात करते हैं ये जो ख़रीदा है, ये नया आया है, ठीक है। नए की कितनी कॉस्ट है जी? 360, जिसका 40% पे करना है किस दिन? साइनिंग पे, 1 जनवरी पे। अभी तो देखो
कॉस्ट ऑफ ERP। इसमें जो परचेज प्राइस है, परचेज ठीक है, ये कि टोटल कितनी है जी 360। उसके बाद है बोरिंग कॉस्ट, ठीक है। क्यों ऐड करनी है, क्यों ऐड करनी है? देखें जो ERP सॉफ्टवेयर होता है ना, ये कोई इस तरह से नहीं होता कि रेडीमेड मिल जाए। आप 1 जनवरी 19 पर इसका अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना मेरे दोस्तों, तो ये उसके बाद टाइम लेगा बनने में। ज़रा पढ़ के देखते हैं। ऑन नहीं बना बनाया नहीं होता बेटा। ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग 2-2 3-3 साल ऑर्गेनाइजेशन बैठी रहती है। ये उस तरह का सॉफ्टवेयर है वैसे तो, बाय द वे। अब IFRS 15 भाई ने मिक्स किया साथ में, वो हमने पढ़ लिया। लेकिन भाई ये ना ERPs नॉर्मली ERPs इस तरह के होते हैं, ये कई कई साल इम्प्लीमेंटेशन में ले जाते हैं। नज़र भी आ रहा है आपको, अगला चला रहे हैं हम बेटा। हमारा एसेट तो साथ साथ ही बन रहा है ना। आउटसोर्स नहीं कर रहे होते हम, बनवाते किसी और से ही हैं, पैसे हम ही भर रहे होते हैं। हम कंस्ट्रक्शन खुद तो शुरू नहीं कर देते थे। IS 23 जब आप बिल्डिंग पे लगा रहे हो, इंटेंजिबल में नहीं लगा रहे, अजीब बात है। हालांकि इंटेंजिबल भी लंबे अरसे के लिए लेता है, इवन इन्वेंट्री में लंबा अरसा लग सकता था भाई, तो उसमें बोरिंग कॉस्ट रिकॉर्ड होती, तो इंटेंजिबल भी वैसा ही होता है, ठीक है। फिर इसको जुमले को पढ़ो जरा दोबारा। ऑन 1 जनवरी 19 QL एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर विद अ न्यू। According to agreement, 40% payment was made on signing of contract, while remaining amount will be paid on 31 May. Entire cost was financed through running finance of 15%. Software became operational on 1 November. क्या मतलब है? अच्छा खासा अरसा लिया इसने बनने में, अच्छा खासा अरसा लिया भाई बनने में। वो हम देख लेते हैं, पहले ये तो देखें कि लेंगे, बोरिंग कॉस्ट ऐड करेंगे भाई, तो उससे आगे नहीं चल रहे। जब वहां से आगे चलेंगे तो फिर देखते हैं कितना अरसा लेना। चलें आगे, इजाजत है? नहीं है, नहीं हजम हो रही तुम्हें बात। अच्छा खासा अरसा ले कोई एसेट, और उसको उसको लेने के लिए हमने, उसको बनाने के लिए हमने लोन लिया हो, तो उस लोन के इंटरेस्ट को एसेट कॉस्ट में ऐड करते हैं। 1 नवंबर को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और ऑपरेशनल जाके हो रहा है 1 जनवरी से लेके 1 नवंबर तक टाइम ले रहा है, तो ये एक क्वालिफाइंग एसेट है। आपको सिर्फ असल में ये नहीं पता कि ERP अच्छा खासा अरसा लेता है, रेडी स्टेडी वाला नहीं होता ये, ठीक है ना। ERP कभी खामोश भी हो तो समझ आना कि ये कौन सा होता है। ये जो 2-2 3-3 साल लगा देते हैं भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आके, बड़ी बड़ी फर्म में बैठी रहती हैं, आगे ERP इम्प्लीमेंटेशन चल रही है, वो आसान काम नहीं, कई कई साल लग जाते हैं। मेरे तो हमारा एक क्लाइंट था, ये सफ़ायर है, इसके अंदर ERP इम्प्लीमेंटेशन चल रही थी। मेरे आर्टिकल्स के स्टार्ट में वो बैठे हुए थे, और जब मेरे आर्टिकल्स ख़त्म हो गए थे तब भी वो बैठे हुए थे, ERP इम्प्लीमेंट कर रहे थे। 3.5 साल के आर्टिकल होते, चल रहा था। आसान काम नहीं होता, ठीक है जी। खैर, बोरिंग कॉस्ट जो है, इसमें जी मसला क्या था 360 का। अच्छा, वो उस तरह से जिस तरह से बचपन में करते थे वैसे आपका दिल होगा करें, तो चलो वैसे कर लेते हैं। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज जो है, उसमें ना कोई इंटरेस्ट वो आ रहा है, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस आ रहे हैं, ना कोई स्पेसिफिक लोन है, सीधा ही क्या है जनरल लोन। अब जनरल लोन की मौज ये होती थी कि उसमें सिर्फ पेमेंट की अमाउंट पकड़ते थे, रेट पकड़ते थे और डेट। अब पेमेंट की अमाउंट 360 नहीं है बेटा, 360 का 40% पेमेंट हुई है 1 जनवरी को, और रेट क्या है? रेट एक ही है, शुक्र है 2-3 नहीं, एवरेज नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी IS 23 मिक्स करेगा तो इतना की करेगा मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, अब वो भी आती है, तो 360 का 40% कितना बनता है? 144। ये 144 पर आपने लगाना है 15%, ठीक है। लेकिन किस दिन ये पे किया? पेमेंट किस दिन हुई? 1 जनवरी को। और कॉन्ट्रैक्ट किस दिन कंप्लीट हो गया, वो ऑपरेशनल हो गया है? नवंबर को। किस दिन ये पे हुआ है? 1 जनवरी को। किस दिन तक? 31 अक्टूबर तक। कितने माह बनते हैं? और 1 नवंबर तो इन्हें नंबर दिन ले लेना, 10 माह, 10/12। और 360 का रिमेनिंग 60% किस दिन पे हो रहा है? ये भी बीच में पे हो रहा है। अब देखो ना, 700 प्रोग्रेस पेमेंट्स हो रही हैं, कितना? आप ना बताना, इंटू 15% इंटू, अब ये मई में आप कह रहे हैं, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 31 में, फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 महीने, ठीक है बिल्कुल जी।
बस इसका आंसर इधर से यहाँ पे ले आओ 13.5। अच्छा टोटल नहीं है ये, पटी सही करो, टोटल ही एक बार, पेपर में भी ऐसे ही करना है, कोई ज्यादती नहीं है। 6 से 8 नंबर उसने रखे हुए अपने पास है, पूछ सकता है जी। 32 जी भाई बताओ, 392 हो गया। अच्छा अब ये क्या हो गया, एडिशन। अब अगली कहानी है वो बाद में देखते हैं, अमोर्टाइजेशन इकट्ठे ही कर लेते हैं। अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन ऑन ओपनिंग। अच्छा अब ओपनिंग में क्या पड़ा हुआ है, 200 और 80, स्ट्रेट लाइन ही है ना, तो बस 200 को ही पकड़ो, 200 बटा 8 25 आ गया। ऑन एडिशन 392 बटा, हाँ हाँ तो 392 तो लेंगे ना। लाइफ कितनी उन्होंने कही थी, 9 साल, 9 साल जी, 200 भाई 7.3 टोटल। चलो अब अल्लाह करे फिगर यही हूँ जी। ओपनिंग आ गया 391.5 आ गया। आपने 392 क्यों कराया था यार, क्यों आखिर क्यों, 31.5 था ना, नहीं ना यार 391.5 नजर आना चाहिए उधर, क्या हमने डिस्कस किया, हाँ जी हो गया ठीक है। उसके बाद ओपनिंग 25 और ये 7.3, क्या किधर, वो तो ठीक है लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं मैच कर रहा, क्या हो गया। हाँ तो क्यों आप लोगों ने ये ऐसे कराया फिर, 200 बटा 8 ही बनता है। अच्छा ये कोई ओ एस्टीमेट चेंज यहाँ भी था, मैं भी भूल गया, एस्टीमेट चेंज हो गया कि नहीं हो गया। और 1.5-2 साल जितने भी हुए हुआ था इस्तेमाल, सोचा तो था 8 चलना है, तो 2 साल तकरीबन, 2 साल नहीं तो 3 साल नहीं तो 3.5 साल चल गया, जितना भी चला है। लेकिन अभी काफ़ी सारी लाइफ बाकी थी। लेकिन अब यहाँ क्या नज़र आ रहा है, हमने इसको सिर्फ 31 दिसंबर 20 तक यूज़ करना है, तो 31 दिसंबर 19 पे खड़े होकर इसकी रिमेनिंग लाइफ 1 साल है। लेकिन हम तो इसको 1 जनवरी 19 पे लाएंगे तो रिमेनिंग लाइफ कितनी बन गई, सुभान अल्लाह, आई एम सॉरी। लेकिन अब 200 में से माइनस करो कितना, 80, ठीक है, बुक वैल्यू आ गई क्योंकि चेंज इन एस्टीमेट डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 60, आई एम सॉरी 67.3 डन जी। ओके लाइसेंस को तो नहीं डिस्कस करना, लाइसेंस को इसमें क्या है, ये तो पहले भी किया होगा यार, ऐसे ना करो जज़ाकल्लाह भाई। ऑन 1 जनवरी 19 हमारे साल के पहले दिन, QL acquired a license for 600 million for a period of 5 years. QL made an initial payment of 100 and remaining amount will be paid in 2 equal installments on 1 जनवरी अगला साल और उससे अगला साल। Cash price equivalent to the of the license is 520. On expiry of 5 years, the license is renewable for further 5 years at an insignificant cost of 15 million. वो कह रहा है जी insignificant है, अच्छा जी। QL intends to renew the license. देखो हमने वैसे उनकी इंटेंशन देखनी नहीं होती, हमने स्टैंडर्ड की बात मानते हुए चलना होता है। स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर इनसिग्निफिकेंट हो तो फिर आप यूज़ कर लें। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्टिव मार्केट, QL हैज़ एस्टिमेटेड द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ लाइसेंस वुड बी 80 million and 60 million एट द एंड ऑफ 8 and 10 ईयर रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, क्या कहते हैं जी, अमोर्टाइजेशन, जी अमोर्टाइजेशन भी आ गया डायरेक्ट। रिन्यूअल कॉस्ट, अमोर्टाइजेशन कितने का लिया है जी, 5, तो क्यों 520 ले रहे हैं, शायद कोई सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट नज़र आ रहा है। तो बड़े हो गए हैं आप थोड़े से, देखें जी लाइसेंस के ऊपर आए, लाइसेंस में एडिशन 520 है और इसकी अमोर्टाइजेशन 65 है, बस इतनी सी कहानी है। चक्कर क्या है जी, चक्कर क्या है, पहली बात, एज रिन्यूअल कॉस्ट इज इनसिग्निफिकेंट सो वी विल ऐड अप रिन्यूअल कॉस्ट व्हाइल कैलकुलेटिंग लीगल लाइफ, ये तो पता लग गया, ठीक है। सो लाइफ इज 10, हाउएवर मैनेजमेंट इंटेंस टू यूज इट फॉर 8 ईयर्स, वो पड़ी लाइफ हमारा 8 होना है, ठीक है, और ये शॉर्टर भी है, ठीक है। अब इसको अमोर्टाइजेशन में यूज़ करना है। अगली बात हो गई, रेजिडुअल वैल्यू गिवन इज इग्नोर्ड बिकॉज देयर इज नो एक्टिव मार्केट अवेलेबल, हमने उसूल पढ़ा हुआ था, ठीक है। अब 1 जनवरी पे QL ने लाइसेंस 600 का लिया है और वो 100 अब पे करना है और फिर 100 और फिर 100 ऐसे कह रहे हैं ना,
100 आप पे करना है इनिशियल एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड इन 2 इक्वल, मतलब बाकी जो 250-250 करके देना है, फिर वो क्यों दे रहे हैं यार, वो किस्तों की वजह से ही दे रहे हैं। लेकिन हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक भी नहीं होता था। इंटेंजिबल को तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं ना। इंटेंजिबल आज कितने का है भाई? जो हमने कॉस्ट इंकर की हम उस पे रिकॉर्ड जो हमने का तो ठीक है, फिर ठीक है फिर जो आपने चीज़ आज बेची है, आप डेटर उस पर रिकॉर्ड करें, सेल भी उसी पे रिकॉर्ड करें, और फिर जो 2 साल बाद आना है तो उस पर भी सेल को रिकॉर्ड कर सकते थे। अभी तो आपने पढ़ लिया ना सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स, तो सेल भी आप रिकॉर्ड कर लो फिर फुल अमाउंट। बेसिकली आपने इंटेंजिबल लिया है 520 रुपये का, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट पे किया हुआ है, ठीक है, अब वो इंटरेस्ट एक्सपेंस बनाओ ना, उसको एसिडी कॉस्ट का पार्ट ना, ठीक है, क्लियर है? चले, अच्छा जी, आप छोटी मोटी चीज़ें ऐसे ही चलाते जाते हैं। अभी तकरीबन 1 घंटा मौजूद है। कितना टाइम हो गया अभी रिकॉर्डिंग को चले हुए? भाई को रिवीजन प्लान नहीं मिला अभी तो? ये वाला सवाल नहीं है। ये भाई की फरमाइश थी, करवाया है, ज़रूरत नहीं है करने की, ज़रूरत ही नहीं है, बस करवा दिया ना आपको। अगर ऐसी कोई बात पर्चे में आएगी तो कर लोगे ना, बस दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई करवा दिया ना, इसीलिए करवाया, वरना क्यों करवाते? अभी तो आपको नहीं छुट्टी दी, छुट्टी तो आज देंगे कि अब छुट्टी है, वो भी इस शर्त के साथ कि हो सकता है कोई चीज़ ज़्यादा आ जाए। हाँ, कर लो यार, कर लो यार, डाल लो रिवीजन प्लान में, नो इशू, क्यों हैवी नहीं है। ओके, ऐसे तो पूरी किताब बहुत हैवी है बेटा, चीज़ें वही करवाई जाती है कि जो बस काफ़ी होंगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है। अच्छा जी, कोई बात नहीं, उससे परेशान भी नहीं होना आप। IS 41 याद है, पढ़ा करते थे, बड़ा ही पुराना है, और IS 38 उससे ज़्यादा पुराना था। असल में उसकी वजह यह कि वो चलता रहा था साथ साथ, बार बार आ जाता था। 2-3 दिन आई क्या अभी इसको भूला हुआ है, ज़रा ध्यान से देख लो। मुझे बड़ा लग रहा है कि इसने ये IFRS 8 और ये वाकई मुझे तो बहुत डर लग रहा है इनसे। वो सेगमेंट वाला बेटा, इनमें से तीनों में से तो पक्का 10 नंबर का मिला के नहीं, ये पाएगा एक ही रहती। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है, प्लीज़ देखें पेज 599 पर, ये पेज 59 भाई पेज 599 पे IS 41 के चैप्टर में आ जाए पेज प्लीज़, अगर जी पेज 599 99 599 एक घट 600। जी बच्चों, यहाँ पे देखो, कहता है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेट हाउ टू मेजर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ये सारा सवाल आपके लिए कोई जानदार नहीं है, मैंने आपको इसमें से ना ये 2 चीज़ें बस बतानी है, कुछ गलतियाँ हुई पड़ी हैं, कुछ गलतियाँ हुई पड़ी हैं। ये पेरेंट सब्सिडरी चल रहा है ना, अगर कोई सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती हो जाए तो भाई इधर से ज़रा खड़े होकर देखते जाना, बस ऐसे ही, फ़ोन भी यहीं पे सुन लो, लेकिन ये बात ज़रा देखते जाना, फिर मैं पॉज लूँगा तुम्हारे लिए, ठीक है। देखें जी, इधर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड कर गए हैं PPE के अंदर। क्या इंक्लूड कर दिया PPE में? लाइव स्टॉक इमेच्योर, लाइव स्टॉक मैच्योर। अल्लाह के बंदे, ये तो डेबिट करना था बायोलॉजिकल एसेट्स में, तुमने इसको PPE में डेबिट किया, चलो क्रेडिट करो। अब ये सही हो गया, वो देख लेना फिर, ठीक है। अब फ़ोन पे कैसे समझ आ रहा होगा कि ये है, अच्छा समझ आ रहा है। उसके बाद इंक्लूडेड इन इन्वेंट्रीज ऑफ सोल्यूशन लिमिटेड कॉटन प्लांट। भाई प्लांट तो बायोलॉजिकल एसेट है, बायोलॉजिकल एसेट है, बायोलॉजिकल। मैं इसको नहीं कहता बियरर प्लांट, नहीं कहता मैं इसको, पता है ना आपको। आप बार बार मुझे गांव की मिसाल दे रहे हो, कौन से इलाके से हो आप बताओ ज़रा। टोबर टेक सिंह में कपास नहीं होती वैसे इतनी ज़्यादा, तो कपास तुम लोगों के इलाकों में ज़्यादा होती है। तो कपास का पता है, कपास जो है वो 6 महीने की फसल है,
वो उगती है, उसके ऊपर वो फिर डोडियाँ सी लगती हैं, फिर उसके बाद उसको कपास उतार लेते हैं, फिर वो थोड़ा अर्सा खड़ी रहती है कि मज़ीद आ जाए कुछ, जब फल फल सारा उतर जाता है तो वो खड़ी खड़े सूख जाती है, फिर ज़मींदार उसको काट के उसकी आग जलाता है, बड़ी ज़बरदस्त आग जलती है उसकी, ठीक है ना। तो वो 6 महीने की चींटियाँ। अच्छा जी, चलें अब, बस 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 भाई, ये भाई यहाँ नहीं होती ना कपास ज़्यादा, वो दूसरे बने जी। अच्छा मैं पढ़ा लूँ अब। ये फिलहाल ना कॉटन प्लांट जो है ये बायोलॉजिकल एसेट है। आपको याद है कि हमने कहा था कि वो प्लांट जो खुद हार्वेस्ट हो जाने हैं वो जब तक खड़े हैं जिंदा सलामत हैं, बायोलॉजिकल एसेट हैं, बायोलॉजिकल एसेट हैं। जैसे ही उन पर छुरी चलती है, जैसे ही उन पर दरांती चलती है, वो उस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनते हैं और साथ ही टोकरी में जाके इन्वेंट्री बन जाते हैं। तो ये गलत है, इन्वेंट्री नहीं, कॉटन प्लांट है इस वक्त, कटा हुआ कैसे प्लांट है अभी तो अभी तक तो कोई शक की बात ही नहीं है कि ये बायोलॉजिकल एसिड है। तो भाईजान गलत है, डेबिट बायोलॉजिकल एसिड, क्रेडिट करो इन्वेंटोरी, ठीक है। बाकी सवाल में कोई जान नहीं है, आप इससे बड़े बड़े सवाल कर चुके हैं, लेकिन ये बात ज़रा आपके लिए थोड़ी नई थी, ठीक है जी, ये रह गई थी चीज़। चलें जी आगे। यार अल्लाह आपका भला करे, वो IS 21 एक होता था, कुछ याद है? कहाँ गया IS 21? कहाँ गया यार मेरा IS 21 कहाँ गया? IS 21 देखो ज़रा यहाँ पे मेरे नोट्स में कहाँ है? नज़र आ रहा है कहीं? पॉज करें ज़रा, फिर दोबारा अपलोड करते हैं। अच्छा जी, IS 21 पे हम आ चुके हैं, पेज 448 पे ज़रा तशरीफ़ ले आइए। इसमें ना 2-4 चीज़ें टिक होने से रह गई थी, ग्रीन से करूँगा हाईलाइट इनको। याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज़ या डिबेंचर्स, अब हम IFRS 9 पढ़ चुके हैं, उस वक्त नहीं पढ़ा हुआ था। ये क्या है? ये भाई मनी पेएबल होता है, डेट डिबेंचर बॉन्ड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की हुई है तो मनी रिसीवेबल है, और अगर इशू किया हुआ तो मनी पेएबल है। ये क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन एट द सेम टाइम कितने गया, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स नीचे होना चाहिए था, निचले वाले में नज़र नहीं आ रहा मुझे। ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ये क्या है? क्योंकि इसके अगेंस्ट कैश नहीं आना, मतलब ठीक है। आप ये देखो, प्लांट भी तो आप बेच सकते हो, PPE बेच सकते हो, इन्वेंट्री बेच सकते हो, उसको हम नॉन मॉनिटरी कह रहे होते हैं। बेचकर तो उससे भी कैश आ जाता है, ऐसे ही शेयर्स को बेचकर तो कैश आ जाएगा, लेकिन ये शेयर मनी पेएबल मनी रिसीवेबल नहीं है। कंपनी बंद होगी, कुछ बचेगा तो मिलेगा, रेजिडुअल इंटरेस्ट है ये, ठीक है ना। तो ऐसे तो आप हर एक को कह सकते हो मॉनिटरी है, लैंड जी मॉनिटरी एसेट है, क्यों? बेच के पैसे नहीं आ जाने, ठीक है। हाँ, तो मनी पेएबल मनी रिसीवेबल नहीं है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हो गई। बस डेफर टैक्स लायबिलिटी या एसेट कैसे है, इसको रहने दें, बस इसको इस लिस्ट में ही रहने दें, इसको इस लिस्ट में से ज़्यादा इसकी फ़िलहाल इम्प्लीकेशन ही नहीं है हमारे सामने, ठीक है। हाँ, तो वो आपको याद है ना, यहाँ पे लिख कर इसलिए बताया हुआ है, फिलहाल इससे ज़्यादा इम्प्लीकेशन नहीं है। नहीं, पैसे नहीं, तुक्का नहीं लगाना और पैसे नहीं देने होते। हाँ बस ठीक है ना, आप इसको बस ऐसे ही याद रखिएगा। अच्छा जी, इससे ना बहस और तरफ छिड़ जाएगी, और तरफ निकल जाएगी। और क्या चीज़ यहाँ से छोड़ी हुई थी? बाकी ये चीज़ें अब आप ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ये सारी ग्रीन जो नहीं हुई हुई। डेफर टैक्स लायबिलिटी मैंने कहा एज इट इज़ याद रख लें। रिफंड लायबिलिटी क्योंकि पेएबल इन कैश है, प्रोविजंस टू बी पेड इन कैश अगर हों, ग्रेचुटी वगैरह है, तो ये सब क्या हैं? अच्छा, उसके बाद प्रोविजंस नॉट टू बी सेटल्ड, हमने कोई IS 37 के अंदर ऐसी प्रोविजन पढ़ी नहीं जो नॉट टू बी सेटल्ड इन कैश हो, लेकिन चलो लिखा हुआ है, आप भी याद जहन में रख लो। डेफर्ड ग्रांट, इसकी एंट्री से समझा दी थी ये तो, ठीक है। इक्विटी आइटम अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल रिजर्व, ये सब के सब क्या हैं? ये नॉन मॉनिटरी हैं।
अच्छा, वैसे ही एक शरारत थोड़ी सी अगर करूं तो दो चीज़ें थी, एक ही IS-21 था और एक IFRS 9 था। उसमें भी हमने बात की थी इस तरह से, यहाँ पे बात की थी हमने मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी की, और वहाँ पे हमने फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटी है या नहीं है इसकी। ठीक है, तो दो तीन ऐसी एग्जांपल ज़रा छेड़खानी के लिए। डेटर जो है वो IFRS 9 के हिसाब से क्या है? फाइनेंशियल एसेट है। क्या है? फाइनेंशियल एसेट। और IS-21 के हिसाब से क्या है? मॉनिटरी भाई, मॉनिटरी। ठीक है, मिसाल के तौर पे इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर हमने बाय किए हैं जी। IFRS 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, फाइनेंशियल एसेट है। ऐसी ज़रा बात कर रहा हूँ, कहीं कंफ्यूज ना होते हो कि यार ये दो जगह ऐसी बातें आई थी, ये दो जगह इन दोनों टॉपिक्स में ये बात आई थी। ठीक है ना, IFRS 9 के हिसाब से ये क्या है? फाइनेंशियल एसेट है, और IS-21 के हिसाब से ये क्या है? मॉनिटरी एसेट। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर एंटिटी, ये IFRS 9 के हिसाब से क्या है? फाइनेंशियल एसेट। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक ही तरह से चल रहे हों। IFRS 9 के हिसाब से ये क्या था? फाइनेंशियल एसेट। लेकिन IS-21 कहता है भाईजान, मेहरबान, कदरदान, पानदान, ये क्या है? नॉन मॉनिटरी। ठीक है, ऐसी ज़रा छिड़खानी की थोड़ी सी। ठीक है, अच्छा, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, चलती जा रही हैं, हो भी जाएंगी होपफुली। लेकिन जुमे के बाद शायद ऐसे ही आपको आधे पौने घंटे के लिए आना पड़े, कोई हो तो आ जाइएगा। ठीक है, ये पार्ट C चल रहा है ना, तो पार्ट D बस आखिरी करेंगे हम। ओके, वो घंटे का हो, आधे का हो, 1.5 का हो, वो देख लेंगे, एक ही पार्ट होगा। ठीक है, नहीं ऐसे ना बदगुमानी क्यों करते हो उस्ताद, 1.5 ही होगा। नहीं, मैंने 12 बजे जो है वो क्लास को रोकना है। मेरा अंदाज़ा था 12 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, तो मैंने एक मीटिंग प्लान की हुई थी, तो अब सारे उस हिसाब से कमिटेड हैं, तो फिर मसला हो जाएगा। और मसला कोई नहीं, मेरा था कि हो जाएगा। अभी तो वैसे हैं 40 मिनट्स, काफ़ी सारा काम हो सकता है, तो हो सकता है इतना ही थोड़ा रह जाए कि किसी को आने की ज़रूरत ही कोई नहीं, वैसे ही को MCQs वगैरह एंड पे छोड़ूंगा, वो तो आप वैसे ही यूट्यूब पे आ जाए। नहीं, वो मैं वैसे भी एंड पे ही रखा हुआ है, उसको छोड़ें आप। अच्छा जी, अब आप आ जाएं। हाँ, एक छोटी सी बात यहीं पर है, अब इस IS-21 के कॉन्टेक्स्ट में ही है ये ना। इंशाल्लाह ये हैंड आउट मिल जाएगा आपको 1-2 दिन के अंदर। ठीक है ना, फिलहाल आप बस चीज़ें सीखते आएँ, जो लिखने वाली चीज़ें वो कर लें, वरना पिक्चर वाली पिक्चर ले लें। ठीक है, डिस्कस करते आएँ छोटी छोटी चीज़ें। आपने शायद सुना हो, कोई याद हो आपको, FOB बेसिस, FOB या CIF बेसिस। FOB कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड, और CIF कहते हैं कस्टम इंश्योरेंस, कैरेज इंश्योरेंस, कॉस्ट इंश्योरेंस, कुछ भी ऐसे 2-3 तरह से कैरेज इंश्योरेंस फ्रेट कह देते होते हैं। ठीक है, मैं अभी बताने लगा हूँ, ये कैरेज इंश्योरेंस फ्रेट। ठीक है जी, अच्छा, एक ये बेसिस होती हैं FOB या CIF, दोनों को सेम रखना है। अभी थोड़ा सा ये चेंज है, ठीक है ना, अंग्रेज़ी और किताब के अंदर ये मेरे ख्याल में नहीं डाला हुआ, मैं देखता हूँ फिर भी। बहरहाल ये ऐसे ही है जैसे आपको नोट करवा रहा हूँ, हैंड आउट के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, FOB या CIF बेसिस, FOB और CIF बेसिस। ठीक है, इनका उसूल क्या है? इनका उसूल ये है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र होता है जब गुड्स फॉरेन पोर्ट को छोड़ देती हैं।
risks and rewards are transferred when goods are loaded on foreign port. ठीक है। दूसरी बेसिस, एक ही बार तस्वीर खींचना भाई, एक ही बार तस्वीर खींचना, एग्जाम्पल समेत खींचना। दूसरी बेसिस ना नया नाम है ज़रा, ठीक है। अब वो नया नाम है DAT बेसिस। ये होता है जी डिलीवरी ड्यूटी पेड, कुछ इस तरह का होता है। डिलीवरी, कराची पोर्ट के ऊपर चीज़ आ गई, डिलीवरी ड्यूटी पेड। इसको डिलीवरी एंड टर्मिनल भी कहते हैं, डिलीवरी एंड टर्मिनल। पता नहीं अजीब अजीब नाम है, बस आपको इससे क्या, ये टर्म्स हैं बस, ठीक है। डैट बेसिस जो हैं, ठीक है, इसको डिलीवरी ड्यूटी पेड भी कहते हैं, DDP, डिलीवरी ड्यूटी पेड। टर्मिनल ज़रा इधर होना, डिलीवरी एंड टर्मिनल, ये ऐसे ही नोट करना है आपने, ठीक है। लिखा हुआ नहीं मिल रहा तो यहीं पे नोट करना। और दूसरा डिलीवरी ड्यूटी पेड। आपको इससे क्या, नामों में क्या रखा है, असल तो काम की बात है। क्या काम की बात यह है कि इस बेसिस में रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफ़र तब होते हैं जब गुड्स हमारे लोकल पोर्ट पर पहुंच जाती हैं। रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड व्हेन गुड्स आर लैंडेड या गुड्स रीच एट लोकल पोर्ट। ठीक है, लोकल पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, यानी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। अरे भाई ये बातें हम क्यों कर रहे हैं भाई? देखें, इसी की बुनियाद पर तो परचेज रिकॉर्ड होती है या नहीं होती है, ठीक है। अगर FOB बेसिस हैं तो जिस दिन गुड्स ने फॉरेन पोर्ट पे लोड होना है उस दिन का रेट हमारी परचेज में यूज होगा और इन्वेंट्री इन ट्रांजिट बन जाएगी। और अगर DAT बेसिस हैं तो जिस दिन कराची पे लैंड करेगी उस दिन का एक्सचेंज रेट हम परचेज रिकॉर्ड करने के लिए यूज करेंगे। तो यहां पर ये यूज होना है सिर्फ आपके टॉपिक के अंदर, और तो कहीं यूज नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसकी कोई एग्जांपल छोटी सी बना लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे कहाँ से गुड्स मंगवानी है बताओ, कहाँ से गुड्स मंगवानी चाहोगे? सवाल है, क्वेश्चन है, बोलो। अमेरिका से, अमेरिका, और ये जनाब पाकिस्तान, ठीक है जी। और क्या है, मंथ कौन सा चल रहा है अभी? अगस्त है, ठीक है। 15 अगस्त को, ये तो आगे निकल गए, 15 जुलाई को गुड्स ने अमेरिकन पोर्ट छोड़ा और 2 अगस्त को कराची पोर्ट पे चीज़ें पहुंच गई, ठीक है जी। गुड्स वर dispatched on 15 जुलाई पर लिखा हुआ, ठीक है ना, सवाल बना रहा हूं ना। एंड रिसीव्ड या रीच्ड 2 अगस्त। एक्सचेंज रेट, अच्छा अमाउंटिंग कितनी है जी? ये लेट से $50 की है,
ठीक है जी, 50,000 या 50, भाई ने 50,000 बोला था, चलो। अब यह एक डॉलर जो है वो 270 रुपये का है 15 जुलाई को, ऐसी डाटा बना रहे हैं। और एक डॉलर जो है वो 280 रुपये पे चला गया है 2 अगस्त को। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। पास्ट जर्नल एंट्रीज assuming number 1 FOB basis, number 2 DAT basis। ठीक है, और सही है? चलो, नजर आ रहा है मेरे ख्याल में, तस्वीर खींची जाएगी। अच्छा, अब नंबर 1 FOB बेसिस वाला, ठीक है, FOB बेसिस वाला, साथ ही हो ना? अच्छा जी, अब FOB बेसिस है तो जिस दिन यानी कि 15 जुलाई को वहाँ से चीज़ें निकलेंगी तो हम एंट्री पास करेंगे इन्वेंट्री डेबिट। हाँ, इन्वेंट्री डेबिट, और अज्यूम करो उधार पे क्रेडिटर क्रेडिट। कितनी चीज़ें हैं जी? $50 की, और हर डॉलर इस दिन कितने का है? तो आंसर 13,500। लेकिन अगली बात, ये हमारी इन्वेंट्री है इन ट्रांजिट, ठीक है, हमारा स्टॉक है इन ट्रांजिट है। ओके डन। इसको यूं लिख लो, गुड्स इन ट्रांजिट कहते नहीं होते थे, गुड्स इन ट्रांजिट, रास्ते में हमारी गुड्स। ठीक है, अब भाई सही है, हमारी इन्वेंट्री है। डन। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ें पहुंच गई किस दिन? 2 अगस्त को। अब भाई इन्वेंट्री इज अ नॉन मॉनिटरी एसेट, इसको कुछ नहीं छेड़ना। क्रेडिटर की तो जब पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर की तो जब पेमेंट करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो इसको रीमेजर करना है, उसकी तो बात नहीं कर रहा। इन्वेंट्री की बात करो तो इन्वेंट्री को जस्ट क्या करना है आपने इस दिन ना, यहाँ पे कोई नहीं, इन्वेंट्री डेबिट, इन्वेंट्री गुड्स इन ट्रांजिट क्रेडिट 13,500 से, और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं छेड़ना, नहीं, बस पहुंच गई हमारे पास, इन ट्रांजिट नहीं है, दैट्स इट। क्रेडिटर की कहानी अलग रखो, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इन्वेंट्री की एंट्री करने की। क्रेडिटर तो अपनी जगह पे है ना, वो तो रिकॉर्डेड है। अब अगर वो ईयर एंड आ गया है, नहीं हुआ तो रीट्रांसलेट करना है, और अगर पेमेंट कर रहे हैं तो आपको पता है आपने कैश को स्पॉट रेट पे करना है, क्रेडिटर को उल्टाना है और गेन लॉस आ जाना है। उसकी बात नहीं हो रही, वो सिंपल है, उसमें आप कर लेंगे। इसका मसला समझ में आया? अच्छा, दूसरी बेसिस है जी DAT। अच्छा जी, 15 जुलाई को क्या एंट्री करेंगे? 15 जुलाई को कोई एंट्री नहीं। वेरी गुड। 15 जुलाई को बस आप लोगों को एक बार बात बताने की देर होती है, बाकी आप समझ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 अगस्त को, अब हाँ जी, इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट, और कितने डॉलर्स? और हाँ जी, आज 280 रुपये के हिसाब से जी कितना? 14,000। ठीक है बच्चों, डन हो गया। तो ये आप नोट कर लीजिए, इसका ये असर पड़ सकता है जी सवाल के ऊपर। समझ आ गया? चलें, IAS 21 को अब छोड़ दें, IAS 12 की तरफ आ जाएं। एक दो छोटी छोटी चीज़ें IAS 12 में रहती हैं। जो IAS 12 में हम एडजस्टेड अकाउंटेंट प्रॉफिट निकालते हैं, मतलब अगर वो कैरिंग टैक्स बेसिस ना गिवन हो मतलब पूरा डेटा, तो उसमें हम एग्जाम में इनकम को लेस करते हैं डेफर्ड टैक्स निकालने के लिए। मतलब एडजस्टेड अकाउंटेंट प्रॉफिट जी हाँ, टैक्सेबल प्रॉफिट से कंपेयर करते जी हैं, जी, लेस करते हैं। जो हमने इनकम डिफरेंट डेट वाली इनकम जो लेस वो सारी निकाल देते हैं, उसके बाद जितना लगना होता है उस पर रेट वो अलग से ऐड कर देते हैं। ऐड करके फिर डेफर्ड टैक्स में लेते हैं। हाँ,
भाई का सवाल ये है, आप लोगों ने सुना है? यस नहीं सुना? इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के अंदर हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट को कंपेयर करना होता है। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट हम एडजस्टेड लेते हैं, जिसके अंदर हम एग्जाम्प्ट इनकम को ऐड करके डिडक्शन नॉट अलाउड को लेस करते हैं। लेकिन अगर कभी डिफरेंट रेट वाला आ जाए तो उसमें भी आपने सारा ही रिकॉर्ड माइनस करवा दिया था। डिफरेंट रेट इनकम है, डिफरेंट रेट एक्सपेंस तो नहीं ना होता, इनकम ही होती है ना। डिफरेंट रेट इनकम है तो सारी ऐड की थी, बिल्कुल की थी, लेकिन फिर जितना रेट उस पर लगना है एक दफ़ा सारी ऐड करके रिवर्स कर दिया ना, लेकिन फिर जितना एक्चुअल में उस पर डिफरेंट रेट लगना है वो डाल के डेफर टैक्स के अंदर कैलकुलेशन में यूज़ करना है आपने। वो सवाल करेंगे इंशाल्लाह याद आ जाएगा आपको। हाँ हाँ, वो अलग इसलिए किया ताकि एक जैसी कैलकुलेशन रहे, वो उलट काम ही ना हो रहा हो, क्योंकि वहाँ से सिर्फ माइनस अगर करना पड़े तो जो रेट लग रहा है उसके अलावा वाला माइनस करना पड़ेगा, आप तो घूमे ही रहेंगे। तो इसलिए पूरी इनकम ही माइनस करा दी थी, जैसे एग्जाम्प्ट वाली माइनस की वैसे ही डिफरेंट वाली माइनस की। अब एग्जाम्प्ट वाली को मैंने एक सवाल में करवाया भी था, एग्जाम्प्ट वाली को ऐड करते हुए कहा जी 0% है और दूसरी को ऐड करके कहा जी इस पे इतने % है। एक सवाल हमने किया था इस तरह से, जब वो सवाल सामने आएगा इंशाल्लाह चौदह तबक रोशन हो जाएंगे, मतलब समझ आ जाएगी। अच्छा जी, कितना है भाई IAS 12? यार देख लो यार, ये एग्जाम्पल आ नहीं गई, बस फिर छोड़ दो इस बात को। ओ छोड़ना होता तो क्यों करवाता, ये बुक में फिर डल जाएगी इंशाल्लाह जब वक्त आएगा। नहीं ये इस तरह से, मतलब सिर्फ इसके नाम शाम जो हैं ये तो हैंड आउट में आ जाएंगे, बस एग्जाम्पल आपने जहन में रखनी है। वो मैंने आपको इसलिए कहा था नोट कर लें आप, वो एग्जाम्पल आपने पिक्चर ले ली, बस दैट्स इट, इट्स मोर देन इनफ। कॉन्सेप्ट आ गया, अब तो कोई मसला ही कोई नहीं है। बस अब बस हैंड आउट के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा ना आपको कि ये 2 बेसिस हैं, ऊपर अंग्रेजी ये लिखी हुई होगी कि इस केस के अंदर वहीं पर ही रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया और इस केस में इधर आके हुए, तो फिर बस वो रिवाइज हो गया, बाकी एग्जाम्पल दिमाग में वैसे ही घूम जाएगी। अब तो ये पेपर आए खड़े हैं, अब कितने दिन याद रखने। अच्छा यार क्या क्या करना है, तो टैक्स क्रेडिट की बात नहीं हुई। उसके बाद परसेंटेज में रेकन्सिलिएशन हमने बनानी नहीं सीखी हुई। अच्छा जी, आपने अनयूज टैक्स लॉसेज वाला कॉन्सेप्ट याद आ रहा है कुछ, आपको पढ़ा था ना? अच्छा, ये टैक्स लॉसेज की तरह से टैक्स क्रेडिट्स भी तो होते हैं, आप लोगों ने टैक्स पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है ना? टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जैसे टैक्स लॉस प्रॉफिट के अंदर एडजस्ट होकर प्रॉफिट को कम करता है टैक्स देते हुए, ऐसे ही टैक्स क्रेडिट भी होता है। टैक्स क्रेडिट हमने पहले टैक्स दिया होता है, उसका फ़ायदा मिल रहा होता है हमें, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, लेकिन मैं सफ़े उस पर जा रहा हूँ जिससे फिर दोनों काम ही हो जाएंगे। रेकन्सिलिएशन भी हमने परसेंटेज में भी नहीं ना बनाई। हाँ हाँ, आसान बात है यार, एक तो परसेंटेज में कुछ नहीं, परसेंटेज कुछ नहीं, हाँ कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होता, क्या हो गया? नहीं सवाल वो किया हुआ है, सवाल किया हुआ है वो। अच्छा चलें छोड़ें उसको, फिलहाल इधर देखें। मिसाल के तौर पे आपका करंट टैक्स की कैलकुलेशन है जी, पता है आपको पीबीटी से स्टार्ट होती है। पीबीटी कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, भाई चुप कर जाओ, कुछ चीज़ें लेस होती हैं, महमूद तुम आज भी बोलने से नहीं बाज आ रहे, और हम पहुंच जाते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट पर। अच्छा भाई चुप कर जाओ, टैक्सेबल प्रॉफिट 100 ही अज्यूम कर लें, ज़रा सिंपल रह जाती है कैलकुलेशन, ठीक है जी। 100 है, टैक्स एट द रेट ऑफ 30% अज्यूम करें, सिंपल सिंपल चीज़ें रखें, 30 आ गया, ओके। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास टैक्स पे करने वाला कितना बने, ये प्रॉफिट्स को नहीं खा रहा, क्रेडिट प्रॉफिट्स को नहीं खाता, क्रेडिट टैक्स को खाता है आके, ये ध्यान रखना है। टैक्स जो निकला है उसके अगेंस्ट क्रेडिट मिलना है ना, इतना टैक्स बन गया जी 30 देना है, कितना क्रेडिट पड़ा है, ये जी कोई 38 रुपये 37 रुपये का टैक्स क्रेडिट है। मैंने कहा अच्छा, तो ये टैक्स क्रेडिट जो है, टैक्स क्रेडिट क्या कर दें, लेस कर दें, हाँ जी कर दें, तो कितना बाकी बचा जी, ये 0 बच गया, जिस पे आपने जो टैक्स आपने देना है ये 0, लेकिन साथ ही आपने लिख दिया कैरी फॉरवर्ड टैक्स क्रेडिट,
जैसे कैरी फॉरवर्ड लॉसेस होते हैं, ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड टैक्स क्रेडिट्स होते हैं। अगर गवर्नमेंट अलाउ करे, लॉ आपके मुल्क का अलाउ करे, तो ये क्रेडिट्स भी जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं और आगे जाके भी वही फ़ायदा दे देते हैं। ठीक है, तो कितना बना जी? 7 रुपये। बोलो, अब बोलो। अच्छा, अब ये तो हो गया करंट टैक्स, मैंने ऐसे ही 7 निकाल के रख लिया, ठीक है ना। यानी इस साल क्रेडिट्स ने आके हमें इतना फ़ायदा दिया कि हमारा 1 रुपया नहीं लगा टैक्स में। ठीक है, जाहिर है फ़ायदा क्यों दिया, टैक्स पहले दिया हुआ था, जैसे एडवांस टैक्स वगैरह भी होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कैरिंग अमाउंट। टैक्स क्रेडिट पिछले साल का अब मिल रहा होगा ना भाई, टैक्स क्रेडिट मिला है, इस साल के टैक्स के अगेंस्ट पिछले साल का क्रेडिट मिल गया, और फिर वो भी आगे भी कुछ बच गया, कैरी फॉरवर्ड कर गया। ठीक है, कैरिंग अमाउंट, टैक्स पेस, डिफरेंस और टैक्स, ये याद है कुछ? IAS 12 है जी। ये सब कुछ आता है आप लोगों को, देखो ना, जो कुछ आप पढ़ते जाते हो आपको रिवाइज करवाया जाता है, जैसे कुछ चीज़ की जाती है तो फ़ौरन आपको चीज़ें याद आ रही होती हैं, बस आप रिवाइज कर लेना, सही तरह से पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा जी, अब ये क्या है? जैसे अनयूज टैक्स लॉसेस थे, उसी तरह से ये अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट है। भाई ने बोला सीधा टैक्स में जाएगा, भाई छा गए हैं, क्योंकि बेटा ये टैक्स क्रेडिट है, टैक्स आपने पे किया हुआ था, ये ऑलरेडी 30% है, ये ऑलरेडी था, लॉस नहीं है, लॉस अनयूज था तो उसके ऊपर परसेंटेज लगती थी, ये ऑलरेडी क्रेडिट है, ये ऑलरेडी टैक्स का रेट लगा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, नोट कीजिएगा। डेफर टैक्स एसेट है, डेफर टैक्स एसेट फायदा देगा फ्यूचर में। ये क्या है जी? ये क्या है जी? टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट। ओके, जो टैक्स क्रेडिट इस साल नहीं पूरा फ़ायदा दे सका, जाहिर है वो अगले साल फ़ायदा देगा, सवाल ही बताएगा कि कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो अगले साल फ़ायदा देगा, तो फिर अब आज एसेट बनाओ। लेकिन ध्यान की बात क्या है? परसेंटेज इस पर नहीं लगानी टैक्स रेट की। जी डन। अच्छा जी, पेज 402 पे आए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि सवाल में वो आपसे कहे मुझे रेकन्सिलिएशन परसेंटेज में बना दो। अब आपने इससे परेशान नहीं होना, बल्कि आप ना खोलें पेज, यार ना खोलें पेज, भाई आप नकल कर लेंगे, इधर देखें, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि आपने सारा काम वैसे ही करना है जैसे आप करते हैं। आपके सामने ये रेकन्सिलिएशन बन गई है, कोई मसला बनाते हो ना, ये पीबीटी, जो गलती इधर है बस वो है। ठीक है, पीबीटी, फिर टैक्स रेट, फिर ये टैक्स, फिर लेस किया एग्जेम्प्ट इनकम, वो सेपरेट इनकम, और फिर ऐड किया रिडक्शन नॉट अलाउड। ठीक है, और आपका क्या आ गया? 143 पॉइंट। अब वैसे ही ज़रा 143 डिवाइड बाय 508 करो, कितना टैक्स पे किया आपने इफेक्टिवली? ये भाई 143.3 डिवाइड बाय 508 करोगे ना, ये भी कर ही देता हूँ मैं फिर। 143.3 डिवाइडेड बाय 508 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू, अच्छा 28 पॉइंट। अच्छा, ये तो वैसे ही मैंने कह दिया आपको, अब इसको चुपा दो वैसे ही खाम खा। मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ कि देखो, दुनिया वाले दें 30%, टैक्स रेट क्या है दुनिया में आजकल, मतलब हमारे मुल्क में, दुनिया वाले मुल्क वाले बाकी दें 30%, हम दे रहे हैं 28%। ठीक है ना। अच्छा चलें छोड़ें, आपने अब क्या करना है, सवाल में उसने कह दिया मुझे आपने रेकन्सिलिएशन बना के देनी है परसेंटेज में। आपने नहीं परेशान होना, आपने सारा सवाल वैसे ही करना जैसे करके यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद सिंपल, वेरी सिंपल, 152 को पकड़ना है। ओहो, इतना जोर का नहीं पकड़ना, 152 को पकड़ना है, उसको डिवाइड करना है 508 से। 3.6 को पकड़ना है, उसको डिवाइड करना है 508 के साथ। तो करके देखते हैं ज़रा। 152.3
4 डिवाइडेड बाय 508, लेकिन जाहिर सी बात है आपने परसेंटेज निकालनी होगी तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है जी, 30% इंटू 100 इज इक्वल टू 30%। ठीक है जी, 0.7 डन। उसके बाद 3.6 डिवाइडेड बाय 508 इंटू 100 0.7। अब प्लस हो रहा है माइनस तो पहले आप देख लोगे यहाँ से, पहले से हुआ पड़ा है, यानी आपने खुद से कोई नई फनकारी नहीं लगानी कि मैं डायरेक्ट परसेंटेज में आज बनाता हूँ, नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, सारा काम करें, माइनस कर दें, माइनस 0.7%। उसके बाद 7 डिवाइडेड बाय 508 इंटू 100 इज इक्वल टू 1. उसके बाद एक रह गया 1.5 डिवाइडेड बाय 508 इंटू 100 0.3%। जरा आंसर बताओ, वही 28.2। हाँ हाँ सॉरी, तो वही आया 28.2, क्योंकि यही तो हम कह रहे थे कि इन 2-3 चीज़ों की वजह से ही तो लोगों से हम टैक्स कम दे रहे हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर एक तो डिडक्शन नॉट अलाउड थी लेकिन 2 एग्जाम्प्ट इनकम्स आ गई, तो इफेक्टिवली हम 28% टैक्स पे कर रहे हैं, हालांकि मुल्क में हमारे 30% टैक्स रेट। ठीक है, तो इसके लिए लिख लो अब स्टार लगा के इस पेज के ऊपर ही कि अगर परसेंटेज में रेकन्सिलिएशन मांग ले, अगर परसेंटेज में रेकन्सिलिएशन मांग ले तो टैक्स की अमाउंट को पीबीटी से, तो टैक्स की अमाउंट को पीबीटी से डिवाइड करते जाना है बस। अगर परसेंटेज में रेकन्सिलिएशन मांग ले, सारा काम तो वैसे ही करना है ना, अगर परसेंटेज में रेकन्सिलिएशन मांग ले तो टैक्स की फिगर को पीबीटी से डिवाइड करते जाना है बस, और क्या। और सवाल अभी मुझे अच्छा नज़र नहीं आया, बस ठीक है कर लेंगे ना, मुश्किल तो नहीं है मेरे ख्याल से, बस सिंपल सी बात जहन में रख लें कि जब कभी वो इस तरह से कर ले, आपने टैक्स की अमाउंट को पीबीटी पे डिवाइड करते जाना है। ठीक है बच्चों, इसमें भी देख लो, ये जैसे ये अच्छी है, थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी रेकन्सिलिएशन है। आप क्या करोगे भाई बताओ, परसेंटेज में रेकन्सिलिएशन मांग ली उसने, पेज नंबर 394 पे आ गया हूँ मैं, ये तो रुपीज़ में आ गई ना, ये रेकन्सिलिएशन रुपीज़ में, ऐसे ही है, हम परसेंटेज में बनाते हैं। अब चुप करके इसको पकड़ो, 25 डिवाइडेड बाय 25.6 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 100, काम नहीं बढ़िया, 32%। उसके बाद 1.6 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 100 2%, माइनस है तो माइनस इधर भी। उसके बाद 0.32 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 100 0.4, उसके बाद पॉजिटिव है 1.92 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 100 2.4 जी, निकाल लेंगे आप कितना है वैसे, चलो बता ही दो, 32.8। जी 32% इंटू 100, अच्छा 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 जी 32% लिखता क्या, ओ माय गॉड जी, 80 80 80 80, चलो
ज़्यादा की है इसका मतलब? जी, पिछले में कम भी तो किया था, इस दफ़ा जो है वो मतलब एग्जाम्ड इनकम कम है और डिडक्शन नॉट अलाउड ज़्यादा, नहीं कि उन्होंने हमें जो है वो ज़्यादा सख्ती की है हम पे, थोड़ा इफेक्टिवली ज़्यादा पे करना पड़ा। अच्छा अच्छा, बस जी IAS 12 में यही था। अच्छा IFRS फिर रिकंसिलिएशन में भी आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? परमानेंट डिफरेंस नहीं, क्या वो आता था? अनयूज्ड क्लोजेस तो आते थे ना, क्यों या फिर आते अगले थे? साल अगर आप परमानेंट डिफरेंस? वो तो डिफरेंट, फिर कहानी पूरी वही करो ना। फिर तो वो कहानी इस तरह से होती थी कि हमने पिछले साल उसको रिकॉर्ड नहीं किया था, नहीं रिकॉर्ड किया था, तो इस दफ़ा हमें पता लगा ऐसी कोई बात टैक्स क्रेडिट के अंदर लगी हुई थी तो वो भी वही वैसे ही लगेगा। यानी कि ये अनयूज टैक्स लॉस के ही समझो एक्सटेंशन थी ये कॉन्सेप्ट, तो सारा कुछ वैसे ही चला देना ना। फिर रिकंसिलिएशन में भी हाँ लेकिन वैसा होगा तब ना, ठीक है। अगर वैसा हो कि पिछली बार टैक्स क्रेडिट आया, आपने कहा जी अगले साल एक्सपेक्टेड ही इतना उतना डेफर टैक्स बुक कर लिया, अगले साल ज़्यादा प्रॉफिट आ गया, तो फिर उस साल रेकन्सिलेशन, ठीक है। अच्छा जी IFRS 16 के मामले में एक छोटी सी बात और जहन में आ गई, इसको भी लिख लें अपने पास, लिखें, पेज नंबर कहाँ? कोई पेज नंबर नहीं है, लिख लें। एक छोटी सी बात है, कहीं किताबों में वैसे ऐसे डिस्कस नहीं हुई लेकिन बात उस्तादों की डिस्कशन में भी तो अक्सर आती है। जो GRV एक्सपेक्टेड टू बी पेड हम निकाल लेते हैं, जैसे हमने निकाली थी थोड़ी देर पहले, GRV एक्सपेक्टेड टू बी पेड निकाली थी ना, बोलो उसका क्या करना है? डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हुए GRV जो एक्सपेक्टेड टू बी पेड है लेसी वाली, वो आप कंसिडर कर लेना अगर हो तो, सवाल में समझ नहीं आई? कॉस्ट माइनस रेजुअल वैल्यू होता है ना, राइट ऑफ यूज मतलब डेप्रिसिएशन। हाँ कॉस्ट माइनस रेजुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ करते हैं ना, ठीक है। तो ये डेप्रीसिएशन राइट ऑफ यूज़ की लेते हुए आपने क्या करना है, जो GRV एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी हो, उसे आपने डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन में इस तरह से कंसिडर कर लेना है। अब ये ना कहना लेसर के लिए क्या हुक्म है, भाई लेसर की किताबों में तो एसेट होता ही नहीं, वो डेप्रिशिएट करता ही नहीं है, ठीक है ना। और जो दूसरा होता है उसके लिए तो वो वैसे ही नॉर्मल IAS 16 वाला रूल है, ठीक है। GRV expected to be paid should be considered in depreciation calculation. GRV expected to be paid, GRV बस कर दे यार, GRV expected to be paid, GRV expected to be paid should be considered in depreciation calculation. चलें जी ज़रा IAS 1037 को देख लेते हैं। सर ये लेस क्यों होता है? यार कॉस्ट माइनस रेजुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ नहीं करते थे डेप्रिशिएट करते हुए, वही वाली बात है, बचपन से सीखा हुआ। वो तो होती है ना एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव होती है। वो तो ये भी एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड है, जिसको मिलना है एसेट उसको तो हो, मतलब रेजुअल वैल्यू तो है ना यार, रेजुअल वैल्यू कॉस्ट माइनस रेजुअल वैल्यू करते थे ना, बस वो कर लेना अगला डेप्रिसिएशन। भी हम गारंटी करके हैं 20, हमें एक्सपेक्टेड टू बी पेड है कि हमें 5 देने पड़ेंगे, तो बस आप कॉस्ट माइनस 5, बस expected छोड़ दो उस बात को, फिर बस आपके लिए तो रेजुअल वैल्यू 7 5 ही है ना। आपके लिए रेजुअल वैल्यू क्या है, आपके लिए राइट ऑफ यूज़ ख़त्म हो जाना है, उसमें से 5 माइनस कर दो, ठीक है, बस इतनी सी बात। मतलब जैसे एसेट यूज़ करते थे तो अल्टीमेटली वो बेचते हुए जो रेजुअल वैल्यू है वही आपने कर लेनी है, ठीक है। यार पास पेपर 11 का पार्ट 3 है, ज़रा रह गया था, याद है? ये है ना पेज नंबर 377, ये गलत तो नहीं हो गया? ये तो 1037। हाँ तो मैंने क्या कहा, IAS 37 है।
मैंने कहा है ना IS 1037 ओपन कर लें, तो उसी के अंदर ही आया हूँ मैं तो। अच्छा जी, state how above matters should be treated in TIL's financial statement for the year 31 दिसंबर 12. You may assume all the above matters are material to company. अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी। On 5 जनवरी 13, Terrific Industries and process finalizing financial statements for the year 31 दिसंबर 12 as CFO following matters are under consideration. The board of directors डेट दे दी उसने। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन देयर मीटिंग हेल्ड ऑन 26 दिसंबर अप्रूव्ड द पे, अच्छा मैं समझे फाइनेंस सिस्टम अप्रूव कर रहे हैं। 29 दिसंबर को कुछ हुआ है, 5 जनवरी को कुछ हुआ है, 10 को हुआ है, 11 को हुआ है, 12 को हुआ है, कोई कहीं पे लिखा नहीं हुआ उसने कि किस दिन वो अनाउंस कर रहे हैं। तो बस ठीक है, इसका मतलब ये सारे ही हमारे सामने आ चुके हैं बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड। नहीं ना लिखा हुआ पूरे सवाल में कहीं कब ऑथराइज हुई है या आप किस दिन खड़े हो, तो मतलब सारी ही हमारे सामने आ गई हैं, ठीक है ना। ये तो बात की बात, एडजस्टिंग है या नहीं है ये तो फैसला करेंगे हम तब जब ये चीज़ें जो सामने आई हैं ये एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट पर और सिर्फ हमारे सामने आई हैं, और अगर रोज़ ही बाद में हुई हैं तो फिर नॉन एडजस्टिंग। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें अभी हमारे हाथ में हैं, चाहें तो एडजस्टिंग है तो चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर नॉन एडजस्टिंग है तो डिस्क्लोज कर सकते हैं। अगर हाथों से निकल चुकी हो फाइनेंशियल तो फिर तो IS 8 आ जाता है। यानी ये सारी बातें मैं कह रहा हूँ हमारे IS 10 के स्कोप में आ जाएंगी। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग तो अब हमने डिसाइड करना है, ठीक है। अब ऑन 5 जनवरी 13 owing to liquidity constraint and poor recovery position, the directors introduced a policy under which all customers having outstanding balance of more than 12 months are allowed to settle their accounts by paying 80% of the outstanding amount within 30 days. This policy resulted in recovery of 40 million. भाईजान बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगर हम 5 जनवरी पे हैं, अगर 31 दिसंबर पे 5 दिन पहले भी चले जाते तो हाँ, ये क्या कह रहा था, ये क्या रहा है पुअर रिकवरी पोजीशन, तो 5 दिन पहले कौन सी ज़बरदस्त होनी थी, ठीक है। तो ये क्या है, अच्छा उसके बाद बस वो फिर आप अंग्रेज़ी पढ़ लेना, सिर्फ बताना था आपको, ठीक है। ये ज़रा डिफरेंट तरीके का एक सवाल था, ठीक है ना। अच्छा इसमें ना 19 का 3 ज़रा देखें, 19 का 3, एक मिनट ये 3 पढ़ ले ज़रा कंपैरिजन में थोड़ा सा। 19 का 3 उसमें क्या हुआ है, उसमें वो कह रहा है कि जी इन्होंने 5 जनवरी को ये अनाउंस किया है, ठीक है, कि ओइंग टू डिफ़िकल्टी, नहीं गोइंग कंसर्न वो लोग, ओइंग टू डिफ़िकल्टी ऑफ रिकवरेबिलिटी हमने एक ऑफ़र लगाई है, डिस्काउंट की ऑफर की, सेटलमेंट डिस्काउंट होता है, ठीक है ना। एक डिस्काउंट लगाया है और काफ़ी पैसे भी हुए हैं, लोग भागे आ गए हैं, ठीक है। तो वो तो डिफ़िकल्टी पहले भी आ ही रही थी, इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, एडजस्टिंग इवेंट कहेंगे, ठीक है। अच्छा A major local customer has settled his full balance after receiving a bank loan last week. अब ये लास्ट वीक क्या है मुसीबत, वो कहता है जी यकम फरवरी पे आप खड़े हैं, अज्यूम क्या करें जी, अज्यूम टुडे इज, पॉज कीजिएगा भाई। अच्छा जी बच्चों, A major local customer has settled his full balance after receiving bank loan last week. At year-end, customer was facing financial difficulty and therefore TL had provided 40% of his balance as doubtful receivable. जी बच्चों वो कहता है कि जी उसने पूरा बैलेंस सेटल कर दिया है, ठीक है, आफ्टर रिसीविंग बैंक लोन लास्ट वीक। लास्ट वीक का मतलब क्या है, 23 यकम फरवरी है ना, तो हम यकम फरवरी में खड़े हैं, तो ये कब आया होगा, 23 जनवरी, ठीक है। 23 जनवरी को उसको लोन आया है, ठीक है। यकम फरवरी को खड़े होकर उसने हमारे पैसे क्या कर दिए हैं, जितने हमने सोचा था, नहीं हमने भाईजान हमने सोचा था वो फुल 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 बैलेंस उसने वापस कर दिया है, जबकि हमने सोचा था कि 40% हिस्से रिकवरेबल होगा, 60% रिकवर होगा, 40 तो इसका डाउटफुल है।
अब सोच के बताना एडजस्टेबल है या नॉन एडजस्टेबल? एडजस्टेबल क्यों एडजस्टेबल है? वो कंडीशन तो एग्जिस्ट करती थी ना। ऐसी बात कोई नहीं लिखी हुई कि जी 23 जनवरी पर नहीं, बल्कि पहले से ही ये लोन हमारे ईयर एंड के अंदर निगोशिएट हो रहा था, ऐसी कोई बात ही नहीं पता थी। हालात तो ख़राब थे ना, हाँ हालात ख़राब थे भाईजान, तभी तो उसके डाउटफुल रिसीवेबल हमने बुक किया हुआ था, ठीक है। तो इसलिए ईयर एंड के बाद जो है इसका वो अंग्रेजी जो लिखी हुई है सोल्यूशन के अंदर वही लिख लेना, लेकिन ये कौन सा है? एडजस्टिंग इवेंट है। कौन सा है? एडजस्टिंग इवेंट है। फिर भी इनको पढ़ लेना, अभी जुमे के बाद जब मिलेंगे तो मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर मसला होगा तो, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन है जी? 11 का 3 हो गया, 19 का 3 भी हो गया, बोलो तो सही। जी जी 16वां सवाल देखो। यार बड़ा आसान सवाल है। करीम लिमिटेड बॉट अ स्पेशल पर्पस इंजीनियरिंग प्लांट ऑन 1 जनवरी 2015 एट अ कॉस्ट ऑफ 1755 मिलियन इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। ये लेस कर देंगे। हाँ आपको पता ही है, लेस कर देंगे आप, मुझे पता है। उसके बाद ये तो आप कर ही लेंगे। KL इज रिक्वायर्ड टू डी कमीशन द प्लांट आफ्टर 2 ईयर। डी कमीशनिंग कॉस्ट एस्टिमेटेड 300 मिलियन, एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 11%। KL uses कॉस्ट मॉडल, बड़ी मेहरबानी, फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ PPE प्लांट इज बीइंग डेफिनेट। यार मतलब 10 नंबर के मुफ्त के 10 नंबर थे ये, ठीक है। आपने क्या करना था? डिस्क्रिप्शन। पहली बात तो ये है कि इस 1755 को सही करो, इसको सेट करो। ये 1755 जो है ये 117 पे पड़ा है, हमें ये 100 पे चाहिए। कितना आता है? अब प्लान डेबिट कैश क्रेडिट 1500 कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और प्रोविजन फॉर, इसीलिए ना प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग। अब इसके लिए क्या था, कितने पैसे? जी माजरत, बीच में बैटरी मुक गई थी। अच्छा जी, डी कमीशनिंग कॉस्ट 300 है और 2 साल बाद है 1.11 रेज टू पावर -2 करेंगे, कितना आता है? 244, 244, तो 244 आ गया इधर। अब बैलेंसिंग फिगर, वो मैं वर्किंग क्या करूँ? अब वर्किंग करूँ वर्किंग जी, क्या हो गया है? एक मिनट मैं कर ही लेता हूँ। डेट, डिस्क्रिप्शन, प्लांट, प्रोविजन, यकम जो भी है, कॉस्ट 1500 प्लस ये 300 इंटू 1.11 रेज टू पावर -2, 244, 244, 44, ठीक हो गया? कुछ याद आया? इसकी एंट्री होती थी, अच्छा नाराज नहीं होते हो, प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग क्रेडिट। उसके बाद अगली चीज, हाँ इसको अलग कर, अच्छा तो कर लेते हैं मेरे चांद, कर लेते हैं। कितना है, कितना है, कितना बनता, कितना है? 255। ये मैं बताता हूँ। आपने कहते हैं जी आपने टैक्स पे कर दिया है, क्या कर दिया है? टैक्स पे कर दिया है ना, तो रिसीवेबल एडजस्ट नहीं कराएंगे, रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है जी। एडजस्ट ऊपर वाला तो लिखवाया नहीं आपने, 1744, ठीक है जी, 244 भाई एडजस्ट हो जाएगा ना, इसीलिए तो एसिडी कॉस्ट में नहीं ऐड किया। इधर देख भाई, नॉन रिफंडेबल टैक्स है ना ये, सॉरी रिफंडेबल टैक्स है ना, एडजस्टेबल टैक्स है, तो इसको तो हमने एडजस्ट करवाना है या रिफंड कराना है। रिसीवेबल ही लिखो, रिफंड करना है या एडजस्ट करना है तो बाद में देखेंगे, फिलहाल इसको रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जी प्लांट डेप्रीशिएट होगा, प्रोविजन मोटाइज, प्लांट डेप्रीशिएट कितने साल चला ये काम? 2 साल चला, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट हो जाएगा 300,
ठीक है। प्रिपेयर जनरेटेड रिकॉर्ड अबव टाइम फ्रॉम 15 to 16। लो भाई, मत ऐसे सोचा करो, अब भी आता है। इंडिया चले जाओ, तुम इंडिया चले जाओ। अच्छा जी, अब 16 भी हो गया। इधर देखें जी, 12 का 1 भी कर लें बस, ये आखिरी, फिर उसके बाद ब्रेक करते हैं, ठीक है, फिर जुमे के बाद मिलेंगे इंशाल्लाह। Walnut is engaged in business of import and distribution of electronic appliances. The following events took place subsequently to the reporting period, that is 31 December 11. On 15 January 12, one of WL competitor announced on 15 January 12, one of WL's competitor announced launching of an upgraded version of DVD player. WL's inventory include a large stock of existing version of DVD valued 15 because of this introduction, यानी upgraded version, the net realizable value। हाँ जी, ये क्या है, एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग? क्यों नॉन एडजस्टिंग, क्यों? उसने लॉन्च ही जी हाँ, उसने ईयर एंड के बाद लॉन्च किया है, ईयर एंड पे तो कोई चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, इसलिए ये क्या है, नॉन एडजस्टिंग। ठीक है जी, सी पार्ट हुआ क्लोज, इंशाल्लाह जुमे के बाद मिलेंगे। डी पार्ट आखिरी पार्ट है, आधा घंटा पौना घंटा लग जाएगा मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं लगता, बहुत भी लग गया तो 1 घंटा लगेगा। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं जुमा तुल मुबारक के बाद। अल्लाह हाफिज़।